जितने भी पत्रकार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे केवल एक ही सवाल करना चाहूंगा कि आपका निर्माण किस लिए किया गया था? कि भारत के संविधान के चौथे स्तंभ का निर्माण इस देश में क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था ना कि तीनों यदि स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यदि अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करेंगे तो चौथा स्तंभ उस पर निगरानी करके जनता तक वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से पारदर्शी तरीके तक जनता से वो सूचना पहुंचाएगा। इसलिए निर्माण किया गया था ना। लेकिन आज देश की स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है, पत्रकारों की स्थिति कुत्तों की तरह हो चुकी है। जितने भी नेता जिनकी हिम्मत आजकल हुआ नहीं करती थी, आजकल वो नेता पत्रकारों के साथ इतना अभद्र व्यवहार करते हैं। वो सभी लोग आज जनता के बीच में, आपको पता है कि आपकी छवि कैसे बन चुकी है? आपकी छवि एक दलाल के रूप में बन चुकी है, आपकी छवि एक कुत्ते की तरह बन चुकी है। कोई भी जनता, अगर आप किसी भी जनता के पास में जाते हो, अगर रिपोर्टिंग करते हो तो आपको सिर्फ दलाल की नजर से देखा जाता है, चाटुकारिता की नजर से देखा जाता है, क्योंकि हमने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है। अरे हमारा निर्माण इसलिए किया गया था ताकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का यदि कोई भी कार्य ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठा के जनता तक वो बात पहुंचाने का। लेकिन क्या आज भारत की स्थिति क्या हो चुकी है? आज नेशनल मीडिया के अपने काम को ईमानदारी से कर रहा है? नहीं कर रहा है। नेशनल मीडिया का काम केवल एक ही चीज रह गया है, अपनी टीआरपी को बटोरने के लिए, अपने केवल चैनल को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, और इसके लिए नेताओं की चाटने के लिए भी तैयार है। आज पत्रकारों की स्थिति ऐसी बन चुकी है। मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही? अरे पत्रकार पत्रकार पत्रकार, पहले के टाइम में पत्रकार नाम सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे कि भाई ये पत्रकार है। लेकिन आज हर गली, हर नुक्कड़, हर क्षेत्र से पत्रकार पैदा हो रहा है। और वो पत्रकार कौन सा पत्रकार? जो दल्ला है, जो दलाल के रूप में पैदा हो रहा है, जो दूसरे की चाट रहा है। अरे डरना है तो डरो, और डर के मरना है तो मरो। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम अपने आने वाली नस्ल को क्या तुमने सीख दिया, और अपने आने वाली नस्ल को तुम क्या समझा रहे हो, वो थोड़ा समझना। अरे अगर एक नेता अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहा, तुम उसकी चापलूसी करने के लिए, कुछ पैसों के लिए तुम अपने ईमान को बेच के उसकी चाटुकारिता करते हो। अरे आज अपने देश की स्थिति इतनी बद से बदतर बन चुकी है कि आज संसद के अंदर में निर्मला सीतारमण जैसी महिला बिल पेश करती है, और बिल के अंदर में शिक्षा दर में कम से कम 15% जीएसटी लगा के बताती है। अरे इन सभी ने तो हमारी कमजोरी को पकड़ रखा है। अरे विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। आज ये ऐसे ऐसे कानून को पारित करते हैं जिस कानून से एक गरीब जनता, आम जनता की जिंदगी में काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा उसको मिले, ताकि वो अपने समाज में अपना नाम रोशन कर सके, परिवार का नाम रोशन कर सके। और इसी बात को नेताओं ने बिल्कुल पकड़ लिया। तुम्हारे लिए 15% जीएसटी देना आसान बात होगा, लेकिन एक देश की जनता के लिए 15% जीएसटी देना, वो भी शिक्षा के मामले में गरीब जनता के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बात है। तो एक बात याद समझने का रखना कि जीएसटी वाला जो खेल आपने खेला है, पहले लगता था कि जीएसटी ठीक है, लेकिन अब जो लगता है कि ऐसे ऐसे मामलों में, यानी कि हमारे नसों को दबा दिया गया है। शिक्षा हर व्यक्ति चाहता है, हर मजदूर चाहता है, हर किसान चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे को शिक्षा मिले, और उस शिक्षा वाली नस को ही यहाँ के वित्त मंत्री द्वारा, यहाँ के मंत्रियों द्वारा दबा दिया गया कि करेगा क्या, मरता क्या नहीं करता, अपने बच्चे को तो पढ़ाएगा जरूर। ऐसे लोग हैं, इन पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये लोग जो है, अब अगर ये जीएसटी लगाए, चाहे 15 लगाए, चाहे 25 लगाए, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, इनके पास इतना पैसा है, काला धन है कि वो इस पे खर्च कर सके। लेकिन हमारे पास कहाँ है? हमारे पास कहाँ है? अरे न्यायपालिका की बात करूं, अरे वो न्यायपालिका जो एक बच्ची का बलात्कार होता है और उसको सजा सुनाने के लिए कम से कम 15 साल तक न्यायपालिका के दरवाजे पे उसको आना पड़ता है, न्याय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। वो न्यायपालिका, अरे सब कुछ खत्म हो चुका है। वो न्याय भी न्याय का, जो न्याय हमें लेट में मिले, वो न्याय न्याय नहीं होता, वो अन्याय कहलाता है। आज देश की स्थिति ये बन चुकी है। और छोड़ो इन तीनों को देखने वाले पत्रकारों की स्थिति तो देखो भाई साहब, कि पत्रकार की स्थिति क्या बन चुकी है। उनकी स्थिति तो और बद से बदतर बन चुकी है। इनका निर्माण किस लिए किया गया था, इनके लिए इनकी स्थापना किस लिए की गई थी, इनका उद्देश्य क्या था, इनका कर्तव्य क्या है, सब भूल चुके हैं। और बस केवल बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस ये फलाना ठिकाना करके अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकतंत्र देश के अंदर में जनता भी इनके इशारों पे चल रही है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है। मैं खुद पत्रकारिता करता हूं, लेकिन मुझे आज घिन पैदा हो रही है कि उन लोगों से, उनके चक्कर में सभी पत्रकारों को इतने गंदे नजर से देखा जाता है, उनके चाटुकारिता करने के कारण से। हम भी क्षेत्रों में जाते तो हमें भी सुनने को मिलता है कि कौन से पार्टी के दलाल हो, छूटते सुनने को मिलता है। पहले किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। समझो देश कहां जा रहा है। आज बिहार के अंदर में बीपीएससी के एग्जाम के लिए, री एग्जाम के लिए कई सारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जयप्रकाश दोबारा कोई नहीं आ सकता इस धरती पे दोबारा। वो बेचारे इतना लड़ रहे हैं, ठंड के समय में उनके ऊपर पानी का निछोड़ किया जा रहा है, पानी से उनको बार बार भगाने का प्रयास किया जा रहा है, तब भी ना भागे तो उनको लाठी चार्ज करके उनको भगाया जा रहा है। सोचो देश की स्थिति ये हो चुकी है।
और आप वहां पे कवरेज कर रहे हो। कवरेज करनी, सरकार हमेशा वही करती है जिसमें उसका फायदा है, एक बात याद रखना, और मीडिया भी वही दिखाती है जिसमें उसका फायदा है। ठीक है, मुझे तो सरकार के किसी भी स्तंभ पे भरोसा नहीं रहा है, किसी भी स्तंभ पे नहीं। टोटली करप्टेड बन चुका है सिस्टम, टोटली करप्टेड। मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, आपको पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन आजाद भारत देश के अंदर में अब सांसें लेना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। इस बात को याद रखना, ये देश खत्म होते जा रहा है। इस देश की राजनीति ने पूरे देश की पूरी व्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी है, और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप हो। आपने अक्सर उसी चीज का सपोर्ट किया है जो चीज आपके लिए बेकार है। ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ज्यादा बोलूंगा तो बेवकूफ, पागल, बदतमीज कहलाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।